वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आदरणीय पंकज जी, आदरणीय दीदी को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का शुभारंभ करते हैं। आज का विषय, वैसे तो हम लोग चाहते नहीं हैं कि राहुल गांधी नाम के व्यक्ति पर मनन चिंतन किया जाए या कुछ बताया जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति की जितनी उपेक्षा की जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में दैत्यों, राक्षसों, पिशाचों सबकी भरपूर कथाएं हैं। तो हम उसी प्रकार से इस कथा को भी लेंगे, अथ श्री राहुल कथा। क्योंकि 2004 में यह व्यक्ति पहली बार सांसद बनता है। 2025 का तात्पर्य यह है कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय से यह व्यक्ति भारत की राजनीति में एक सांसद के रूप में, कांग्रेस के महासचिव के रूप में, कांग्रेस के थोड़े दिन के लिए अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ी बात कि गांधी नेहरू परिवार के होने के नाते राजनीति के, कांग्रेस की जो राजनीति थी उसके सर्वोच्च शिखर पर यह व्यक्ति विराजमान रहा। मनमोहनी सरकार जो है उसको सोनिया, इसकी माता, और यह व्यक्ति दोनों ने सरकार को चलाया। यह व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक रोग से ग्रसित है, जिसका अर्थ है कि इसको लगता है कि जन्मजात इसका अधिकार है प्रधानमंत्री के पद पर। गांधी नेहरू परिवार में यह देखा गया है। जब इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था तो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड कहता है कि वह कभी भी दफ्तर में ही नहीं गई। और यह बात लाल बहादुर शास्त्री जी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको बताई गई बार बार। न तो कैबिनेट की बैठक में जाना, न उस मंत्री के मंत्रालय में जाना। तो शास्त्री जी ने जब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने बात को टाल दिया, क्योंकि वो सब समझते थे। राहुल गांधी को भी अवसर दिया गया था मंत्री पद स्वीकार करने का। मनमोहन सिंह ने कहा था सार्वजनिक रूप से, राहुल गांधी ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर किसी दूसरे पद के लिए यह व्यक्ति अपने आप को मानता ही नहीं उपयुक्त। यह मानता है कि सीधा सीधा इसका नैसर्गिक अधिकार है प्रधानमंत्री के पद पर। और चूंकि वो पद प्राप्त नहीं हो रहा है और निरंतरता के साथ तीसरी बार कांग्रेस की घोर पराजय हुई है, और भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पराजय का रिकॉर्ड इस व्यक्ति ने बनाया है। और अभी तो हमें जानकारी ये मिली है कि 2014 मई के बाद, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेके अब तक यदि केंद्र और राज्यों के चुनावों की संख्या जोड़ दी जाए तो इस व्यक्ति ने लगभग शतक पहुंचा दिया है। 100 के आसपास चुनाव हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई है। मुझे स्मरण होता है कि 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव में पराजित हुए थे, तो 2014 में चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई। आडवाणी जी चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद कहा गया कि कोई और प्रत्याशी होगा। कांग्रेस का इतिहास यह बताता है कि 100 के आसपास चुनाव हार जाने के बावजूद यही व्यक्ति और एकमात्र व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री पद का उपयुक्त प्रत्याशी है। कहीं कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस व्यक्ति की पद लोलुपता की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं
कि यह व्यक्ति कितना बड़ा राष्ट्रद्रोही है, कितना बड़ा हिंदू द्रोही है। और पंकज जी और दीदी दीदी तो खैर बहुत बड़ी खड़कधारिणी हैं, और जब वो बोलती हैं नेहरू के विषय में तो मुझे नहीं लगता कि कोई और वक्ता इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रहार करता हो जैसा दीदी करती हैं। पंकज जी थोड़ी बहुत उदारता दिखा देते हैं, लेकिन पंकज जी को भी गहराई का आभास है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देशद्रोही तत्व ने निरंतर जिस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं और भारत के जनमानस में जिस प्रकार का विश्वमन किया है, वह बिल्कुल ही भर्त्सना योग्य है, और उसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। तो हम आज बात यह कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अंततः क्या रोग हुआ है कि वो इतनी कद्र इस भांति भारत राष्ट्र और हिंदू धर्म के विरोध में प्रतिदिन विश्वमन करते। अब आप देखिए कि ट्रंप ने कह दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक डेड इकोनॉमी है, और इस व्यक्ति ने संसद के परिसर में पत्रकारों को जिस भाषा में जिस रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी वो घोर निंदनीय है। इस व्यक्ति ने कहा, पत्रकारों ने पूछा कि आप ट्रंप की बात पर क्या कहना चाहते हैं, तो इसने प्रति प्रश्न किया कि आप क्या नहीं मानते कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, मृत है? आपको ट्रंप की बात पर हैरानी क्यों हो रही है? यह पत्रकारों से इस व्यक्ति ने कहा, और इसके चेहरे पर जो उपहास था, जो प्रसन्नता थी, ऐसा लग रहा था कि सचमुच में भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी तो यह व्यक्ति तो प्रसन्नता के मारे विक्षिप्त होकर के किसी और लोक में पहुंच जाएगा। उसमें राष्ट्र प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। राष्ट्र से घृणा है, राष्ट्र से द्रोह है। अब आप बताइए कि उसके बाद में आजकल सोशल मीडिया का युग है, कोई बात छुपती नहीं है। क्षण भर बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के जो इस व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं स्टॉक मार्केट में, उसका पूरा विवरण लोगों ने छाप दिया, और वो विवरण जो है विस्मयकारी है। इस व्यक्ति ने कुछ कंपनियों में 80 लाख रुपए का निवेश किया 2014 में, और 2024 में जब ये चुनाव में जा रहा था उसी में इसने जो अपनी जानकारी दी है, सार्वजनिक की है, वो 80 लाख रुपए बढ़कर हो गए 8 करोड़। आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से भारत की बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था का ऐसा लाभ कमाया हो कि मात्र 10 वर्ष में इसकी धनराशि 10 गुना बढ़ जाती है, तो क्या ये मृत अर्थव्यवस्था है? दूसरा, हर समय ये बोलना कि ट्रंप जो है ने मध्यस्थता करा दी और मोदी बोल क्यों नहीं रहे हैं, और संसद में भी इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से तंज मारा कि यदि आप में हिम्मत है तो एक बार बोल कर दिखा दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये कैसी अनर्गल बात है। दूसरा, उसी संसद में लोकसभा में जब इसकी बहन प्रियंका भाषण दे रही थी तो कहा कि मैं अपने भाषण के अंत में जो 25 लोग भारत के मारे गए हैं पहलगाम में, उनमें से हर एक का नाम पढ़ूंगी। जब उसने नाम पढ़ना शुरू किया तो हर नाम के बाद प्रियंका ने कहा भारतीय, हर नाम के बाद। दूसरे पक्ष से खूब जोर से कहा गया कि आप बोलिए हिंदू, तो प्रियंका का उत्तर था हिंदू नहीं भारतीय, भारतीय। जबकि तथ्य यह है कि ये जितने मारे गए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं मारे गए कि भारतीय थे, वो हिंदू थे इसलिए मारे गए।
उनकी हत्या हिंदू होने के कारण हुई। उनकी पतलून उतारी गई, उनसे कलमा पूछा गया और पूरी तसल्ली, संतुष्टि और पुष्टि करने के बाद कि यह मुसलमान नहीं है, हिंदू है, तब उसको गोली मारी गई। ये प्रियंका गांधी को समझ में नहीं आया और इसके थोड़े समय बाद ही छत्तीसगढ़ में एक घटना घटी। छत्तीसगढ़ में दो क्रिश्चियन नन किसी हिंदू महिला को ईसाई बनाने के लिए ले जा रही थी। किसी ने देखा या शिकायत की, क्या हुआ, ये दोनों जो ईसाई नन है पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो वही राहुल और प्रियंका ने ट्वीट किया कि देखिए, दो ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये नहीं कहा कि दो भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू शब्द मुंह से निकालना, जिह्वा पर लाना अपमानजनक है। मैंने एक पाकिस्तानी विद्वान से सुना था कि एक मुसलमान था जो अंग्रेजी से बहुत घृणा करता था। तो जब वो कहीं बोलता था अंग्रेजी शब्द मजबूरी में, तो फिर पानी मंगवाता था और कुल्ला करके फेंकता था। कहता था कि मेरा जो मुंह है वो गंदा हो गया। यह हाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। इस देश में एक आनंददायक कार्य यह हुआ है कि धीरे धीरे इस व्यक्ति का चरित्र खुलने लगा है, जो पहले नहीं खुलता था। दीदी और पंकज जी बहुत अनुभवी हैं और लंबे कालखंड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो अधिक जानते होंगे। लेकिन मेरा अनुमान है कि इस परिवार का जो हिंदू द्रोह है, हिंदुओं के प्रति घृणा है, वह तो आरंभ हो जाता है, या उसका जो बीज तत्व है वह तो पंडित मोतीलाल नेहरू में ही विद्यमान थे। पंडित गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो पंडित नहीं कहना चाहता इन लोगों को। जवाहरलाल में ही विद्यमान थे वो बीज, इंदिरा गांधी में विद्यमान थे, राजीव गांधी विद्यमान थे। लेकिन भारत की जनता ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है जिस इमरजेंसी की कथा पंकज जी ने लिखी है, तो हमारे गांव में जो ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, कहते हैं, वो सब ये कहा करते थे कि भाई हम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार के भक्त हैं, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और इमरजेंसी के समय जब खूब लड़ाई हो रही थी और पुलिस की छापेमारी चल रही थी, लोगों को पकड़ा जा रहा था, उस समय भी ब्राह्मणों ने नेहरू परिवार का साथ दिया था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, और इतनी बदल गई है कि पिछले चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि अब हिंदू अल्प मात्रा में या अल्पतम मात्रा में ही इस परिवार के प्रत्याशियों को या इस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देते हैं, इनको वोट नहीं देते। यही कारण है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़कर वायनाड जाना पड़ा, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र है। कालांतर में प्रियंका गांधी वहां से जीती, वो भी ये जानते हुए कि अन्यत्र जीतना दुर्लभ है। सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया, इसलिए कि अब चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी खीर है, और वो पहली बार राज्यसभा में मनोनीत हुई या आई, चयनित हुई, तो इसलिए वो समय लग गया है। अब जो मूल विषय है कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी क्या बाहर हो गए, तो सचमुच मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं और है और राहुल कहीं और है। क्योंकि जितनी बातें मैं बता रहा हूं, उन सभी बातों का प्रतिकार कांग्रेस पार्टी ने स्वयं करके सार्वजनिक कर दिया है। जिस समय राहुल गांधी ये कह रहे थे, ट्रंप का समर्थन कर रहे थे कि जो इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उस समय इनकी पार्टी के राजीव शुक्ला, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और राहुल और प्रियंका के निकटतम व्यक्ति रहे, उन्होंने लंबा चौड़ा वहीं पर वक्तव्य दे डाला, जिसका सार यह है
कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से ही बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रही है और सभी सरकारों ने इसमें अपना योगदान दिया है। वर्तमान सरकार ने भी योगदान दिया है और ट्रंप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। साथ में शशि थरूर ने निरंतर निरंतर राहुल गांधी की बातों को सिरे से खारिज किया है, विरोध किया है। उसी प्रकार से सलमान खुर्शीद ने किया, उसी प्रकार से मनीष तिवारी ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आज इतने दुर्बल हैं कि जो शशि थरूर इस व्यक्ति को और इसकी पार्टी को दिन में 10 बार 8 बार चुनौती देते हैं, उनको ये न पार्टी से निकाल पाता है, न पार्टी में कोई अहम भूमिका देता है। केरल में कहते हैं कि शशि थरूर जो है सबसे लोकप्रिय नेता है और वहां का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और इसको चिढ़ है। तो अब स्थिति यह बन गई है कि पार्टी जो लाइन है या पार्टी का जो भी कहिए उसका जो स्टैंड है उससे भिन्न है राहुल गांधी को पता ही नहीं कि पार्टी क्या चाहती है और एक प्रकार से ये पार्टी और राहुल गांधी दोनों पृथक दो तत्व हो गए। इसका भविष्य क्या होगा मैं तो सोच नहीं पाता हूं, क्योंकि कांग्रेस में जो लोकप्रिय नेता थे वो एक एक करके निकल गए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई। जैसे शरद पवार ने पार्टी बनाई, ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई। कालांतर में जो भी थोड़े कम लोकप्रिय नेता थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे दी, भाजपा में आ गए या अन्यत्र चले गए, जैसे सिंधिया हैं और लोग हैं। अब जो पार्टी में बचे हैं आयु के हिसाब से भी वो अब वृद्ध हो चुके हैं, वयोवृद्ध हैं, वो कहीं और जाने के योग्य नहीं है। न तो उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि भारतीय जनता पार्टी उसको कहे कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाइए। इसलिए समझ में नहीं आता कि इस पार्टी का आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल में क्या भविष्य होगा, क्योंकि पार्टी जहां है उसको ये बात समझ में आ रही है कि निरंतर राष्ट्रद्रोह करना, हिंदू द्रोह करना कांग्रेस को कहीं नहीं ले जाएगा। दूसरी बात, जो हिंदू हैं वो कैसे इस बात को अपने सामने रखें, क्योंकि हमने देखा है जितनी पार्टी के लोग हाल में निकले हैं कांग्रेस से, उन सब ने एक ही बात कही है राम मंदिर को लेकर के कि भाई हम कुछ भी हो जाए तो हिंदू। हम कैसे यह बात सहन करेंगे कि राहुल गांधी रात दिन राम मंदिर को गाली देते रहे, यहां तक बोल दिया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसको तोड़वा देंगे और फिर से मस्जिद बनवा देंगे। ऐसी बात कांग्रेस पार्टी में जो हिंदू हैं कब तक सुनेंगे। तो जैसे मुझे जानकारी मिली है कि आज की तारीख में राहुल गांधी के साथ केवल एक विक्षिप्त महिला है जिसका नाम है सुप्रिया सेनेट, और एक खेड़ा नाम का व्यक्ति है, और एक कहा जाता है कि इनका पारिवारिक सेवक हैं, उनका नाम है गोपालन, वेणुगोपालन, जो केरल से आते हैं, जिनकी बड़ी शिकायत हुई थी हरियाणा चुनाव। तो और कोई व्यक्ति राहुल गांधी के साथ ही नहीं। संसद में जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो उनका साथ नहीं है राहुल गांधी। तो मैं ये प्रश्न मेरे सामने अनुत्तरित है कि भविष्य क्या होगा, क्योंकि पार्टी अलग है और राहुल गांधी अलग है। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जहां तक मुझे स्मृति थी मैंने अनेक बिंदुओं को छुआ है और मैं आशा करता हूं कि दीदी और पंकज जी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे और अपने अपने बिंदु रखेंगे, क्योंकि दोनों इस विषय के, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के, उसके इतिहास के परम ज्ञाता हैं और बहुत अनुभवी हैं। तो अपनी दृष्टि से हमारे दर्शकों को लाभान्वित कराएं।